वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे जो है आप लोगों का आज क्लास 10th का भूगोल जल संसाधन एवं उपयोग जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन फुल वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद जो है पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो ज़्यादातर बेटर ढंग से जो है समझ में आएगा। तो चलते हैं हम वीडियो की और अब वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है आप लोगों के सामने यहाँ दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और भूगोल में जो है आज हमें क्या पढ़ना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जल संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग। यह जो है फर्स्ट लेसन का नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। और टॉपिक जो हम लोग का आज पढ़ना है जल संसाधन। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोग को ऐसे ही रोचक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले जो है मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, क्योंकि जल संसाधन जो है हमें पढ़ना है, जल संसाधन पढ़ना है। और जल संसाधन पढ़ने से पहले हमें विश्व जल दिवस के बारे में जानना जरूरी है। वह क्यों जरूरी है कि जल दिवस जो है हमारे देश में कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और पूरे विश्व में जो है कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। यानी कि विश्व में भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके। और हमारे इंडिया में जो है भारत में कब मनाया जाता है, तो भारत में भी जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ टॉपिक दिया गया है पृथ्वी का 3/4 भाग जल से भरा है। यानी कि यह जो है पृथ्वी है, इसके 4 भाग अगर हम करते हैं तो 3 भाग जो है जल से भरा हुआ है। कितने भाग जल से भरा हुआ है, तो 3 भाग। एक भाग ये आपका हुआ मान लीजिए, दूसरा भाग जो है ये हुआ, और तीसरा भाग जो है ये हुआ। तो 3 भाग जो है जल से भरा हुआ है, और एक भाग पे जो है हम सभी रहते हैं। एक भाग पे जो है हम सभी रहते हैं, लेकिन 3 भाग जो है आपका जल से बिल्कुल भरा हुआ है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से भरा है, इसी कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, हम नीला ग्रह भी कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव जो है आपके प्रश्न में आएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इसके अधिकांश भाग जो है क्या है, जल से भरा हुआ है, इसलिए पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। ओके। फिर आगे चले, यहाँ कोई दिक्कत है किसी को, तो नेक्स्ट पेज पे चले हम। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है। और बात एक नॉलेज के लिए आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि विश्व के कुल जल का आयतन कितना है। विश्व का कुल जल का आयतन, कुल जल का आयतन, विश्व का कुल जल का आयतन कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 96.5%, 96.5% जो है विश्व का कुल जल का आयतन है, 96.5%। ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है, तो इस चीज को याद रखिए कि महासागर में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है, महासागर में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, पाया जाता है। और इसके जो है 2.5%, 2.5%, अब तो यही बच रहा है ना आपके पास 2.5%। यह जो है मृदु जलीय है। क्या है, मृदु जलीय है। इस चीज को बिल्कुल आप नोट बना लीजिएगा। ये नोट्स में जो है आपको नहीं मिलेगा कहीं, तो इस चीज को नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा कि विश्व का कुल जल का आयतन कितना प्रतिशत है, तो 96.5%। जो कहाँ पाया जाता है, तो महासागर में पाया जाता है। और 2.5 जो बचता है महासागर से, तो वह मृदु जलीय होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पेज जो है जल के मुख्य 4 रूप कौन कौन से होते हैं। अब देखिए कि जल के मुख्य 4 रूप जो है कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ जो है जाना आपके लिए जरूरी है कि इसके मुख्य रूप जो है
कौन कौन से जो होते हैं। तो पहला होता है क्या, महासागरीय जल। दूसरा होता है क्या, वायुमंडलीय जल। तीसरा होता है सतही जल। और चौथा क्या होता है, भूमिगत जल। जल के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, तो 4 रूप होते हैं। कौन कौन से, महासागरीय जल, वायुमंडलीय जल और सतही जल और भूमिगत जल। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ किसी को कोई भी दिक्कत है कि जल को कितने भागों में के रूप होते हैं, तो 4 रूप होते हैं, महासागरीय जल, वायुमंडलीय जल, सतही जल और भूमिगत जल। इस पॉइंट को थोड़ा सा बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पौधे को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर कहा था। यह जो है आपका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बन के आता है क्या, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पौधे को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है भारत। पौधे का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल ने। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पौधे को आधुनिक भारत का क्या कहा था, तो याद रखिएगा कि मंदिर कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राणियों में 65% तथा पौधों में 60 से 99%, 65 से 99% जो है जल का अंश विद्यमान रहता है। देखिए मनुष्य के प्राणियों में यानी मनुष्य जो भी जीव जंतु हैं उनमें जो है कितने 65% जो है क्या होता है, जल होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, साइंस का सब्जेक्ट है लेकिन बायो में चला आया है। बायो का सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस आपका किस में आया है, भूगोल में आ गया है। ठीक है, तो 65% जो है जल किस में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है। और पौधों में कितना पाया जाता है, तो 65% से लेकर 99% तक जो है पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल नोट करके रखिएगा। आगे चले थोड़ा सा, हम फिर आगे चले, कोई दिक्कत है यहाँ चले हम आगे थोड़ा सा। यस, अब देखेंगे यहाँ पे दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो जब किसी परियोजना के विकास का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन के साथ कई अन्य उद्देश्य होते हैं, तब उन्हें परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है कि बहुउद्देशीय परियोजना मतलब बहुत सारे लोगों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वह होता है क्या, बहुउद्देशीय परियोजना। यानी बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वह क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजना होती है। जैसे के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं कि देखिए बाढ़ नियंत्रण क्या होता है बेटा, बाढ़ नियंत्रण मतलब बाढ़ को कैसे रोका जाए, ये सभी के लिए सुविधा है, सभी के लिए मुहिमा सुविधा करानी चाहिए। अगर जो व्यक्ति बाढ़ से ग्रसित है, जो जिला बाढ़ से ग्रसित है वह जिला में प्रत्येक साल जो है बाढ़ आता है, तो उससे बचने के लिए जो है बहुउद्देशीय परियोजना ने कहा कि इन्हें बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि बाढ़ को रोक लगाएंगे। यानी जिस क्षेत्र से बाढ़ आती है उसे सबसे पहले हम रोक लगाएंगे ताकि जो है बाढ़ से लोग प्रत्येक साल क्या हो, पीड़ित न हो। तो इसलिए बाढ़ नियंत्रण एक बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। जैसे के लिए यहाँ दिया गया है सिंचाई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो है सिंचाई की सुविधा के लिए हमें नहर की आवश्यकता होती है। तो सरकार जो है हमें क्या करती है, नहर जो है मुहिमा कराती है, नहर बनवाती है ताकि हम जो सिंचाई अच्छे ढंग से कर पाए। विद्युत उत्पादन के लिए बड़े बड़े डैम की आवश्यकता होती है और सरकार इस पे विशेष रूप से क्या करती है, ध्यान देती है ताकि जो है विद्युत उत्पादन हो सके और हमें हर चीज की सुविधा उपलब्ध हो सके। परिवहन वैसा ही है, मनोरंजन क्षेत्र जैसे खेल का मैदान हुआ, मनोरंजन क्षेत्र क्या हुआ, खेल का आपका मैदान हुआ कि जिस खेल के लिए आपको खेलना है तो मैदान की आवश्यकता हो, तो वो सरकार के नियंत्रण में यह खेल का मैदान जो है बनाया जा सकता है। परिवहन हो सकता है, साथ साथ कई अन्य उद्देश्य होते हैं जो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं।
अब यह क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला टॉपिक्स जो है, एक क्वेश्चन भी है, यह क्वेश्चन भी है, एक प्रकार का एक टॉपिक भी है। आप क्वेश्चन आएगा तो यही लिखिएगा, टॉपिक आएगा तो यही लिखिएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान क्या है। देखिए, नर्मदा बचाओ अभियान यह एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, सरकारी संगठन को हम बोलते हैं एनजीओ है, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरण विद्रोह, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित किया था। अब सरकार सरोवर बांध के विरोध में प्रेरित क्यों किया गया था? क्योंकि इसलिए प्रेरित किया गया था कि गुजरात में जो है बहुत ज्यादा जो है बाढ़ आता था, और बाढ़ आने के उपरांत किसानों की फसल जो है नष्ट होती थी, पर्यावरण की क्षति होती थी, मानवाधिकार जो है बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता था, यानी कि लोगों का रहन सहन चाल ढंग सब क्या होता था, बदल जाता था। क्योंकि जो व्यक्ति अगर बाढ़ के चपेट में आ जाए तो उनका अधिकार जो है वो सब कुछ क्या होता है, क्षीण हो जाता है, यानी उनकी जितनी भी संपत्ति कमाई हुई है सब बाढ़ में क्या होता है, बह जाता है। जिस वजह से ना वहां के स्थानीय लोगों ने, यानी कि गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के तहत उन्होंने क्या किया था कि स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया। उसमें थे किसान लोग, पर्यावरण के विद्रोही मानवाधिकार लोग थे, और कार्यकर्ताओं ने गुजरात के नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर बांध के विरोध में एक प्रेरित किया था। चलिए यहां बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? यस या नो? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जल संकट। जल संकट हमारे लिए क्यों हो रहा है भाई? देखिए, मैं अभी एक क्लास में आप लोगों को इस चीज के लिए चर्चा भी किया था कि जल संकट जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, दुष्परिणाम है। क्योंकि हम पानी का जो है उपयोग, यानी जल का जो है उपयोग अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। ज्यादातर हम उसका उपयोग जो है सदुपयोग में करते हैं। जैसे जल की अनुपलब्धता यानी जल की कमी जल संकट के रूप में जाना जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक फल्कन मार्क के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। जब उसे इस मात्रा से कम जल मिलते हैं तो क्या होता है, जल संकट उत्पन्न होता है। देखिए, जल संकट उत्पन्न तो होता ही है, लेकिन जल संकट उत्पन्न होने के कारण भी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब देखिए कि एक सपोज छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि घर का जो भी काम होता है पानी से ही होता है, यानी जल से ही होता है। उसका सदुपयोग तो हम बहुत ज्यादा करते हैं। 1000 घन मीटर की क्या आवश्यकता है, उन्हें 2000 घन मीटर भी दे दिया जाए ना तो उनकी पानी की कमी होगी ही। क्योंकि पानी से सब काम होता है, उसका उपयोग जो करना चाहिए जिस जगह पे, उसका उपयोग जो हम नहीं करते हैं, उसका उपयोग सदउपयोगी के लिए बहुत ज्यादा हम करते हैं, सदउपयोगी के लिए बहुत ज्यादा हम कर लेते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उपयोग तो कम ही करते हैं। पीने के लिए पानी जो चाहिए हमें, उसका तो मात्रा कितना है, प्रतिदिन मान लीजिए कि 20 लीटर, अगर फैमिली 2-3 फैमिली है तो 20 लीटर में काम चल जाएगा। अगर वही 2 फैमिली 3 फैमिली है तो उसके लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। क्योंकि आवश्यकता होगी भाई, क्यों आवश्यकता होगी? घर का सब काम उसे ही करना है, शौच करना है, सफाई करनी है, हाँ, बर्तन धोना है, तो सब काम जो है किससे, पानी से ही होगा। इसलिए उसका उपयोग ज्यादा हम कर रहे हैं, जिस वजह से संकट भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इस बात की जानकारी जो है हम अभी नहीं हो रहा है, आने वाले पीढ़ी पे जो है बहुत ज्यादा इसका दुष्परिणाम आने वाला है। वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% जो है भाग जल से विद्युत से प्राप्त होता है, यानी 22%। भारत में 22% जो है जल से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, यानी कि बिजली उत्पन्न होती है 22% जल से, और बाकी जो है हमें मिलता है तो हम उसका बर्बादी कर देते हैं। तो ये चीज जो है बिल्कुल आप ध्यान में रखते हुए काम करना है। जल संरक्षण के सिद्धांत। जल संरक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इस चीज को हम यहाँ नोट करेंगे। पहला सिद्धांत है जल की उपलब्धता को बनाए रखना। जल की उपलब्धता को क्या करना, बनाए रखना। दूसरा टॉपिक यहाँ है जल को प्रदूषित होने से बचाना। और तीसरा टॉपिक यहाँ दिया है दूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना। लेकिन जो है हम यहाँ कहाँ करते हैं, जल की उपलब्धता को हम बनाए रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते हैं।
जल को प्रदूषित होने से बचाते हैं? बिल्कुल नहीं बचाते हैं। जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका रीजन भी तो है, इसका रीजन भी तो है ना, इसलिए तो नहीं कर पाते हैं। जल की उपलब्धता बनाए क्यों कैसे नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि पानी का उपयोग जो है हम सब उपयोग जो है अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, अच्छे ढंग से जो है इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो कैसे उपलब्धता आप रख सकते हैं? जल को प्रदूषित नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि हम पानी में मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं, कचरा को उसमें डाल देते हैं, मृत पशु जीव जंतु को उसमें हम डाल देते हैं, तो क्या मेरा यह शुद्ध होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूषित जल को स्वच्छ कर उसे पुनः चक्रण करना? बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम नहीं कर सकते हैं पुनः चक्रण क्योंकि इसे हम तैयार नहीं कर सकते हैं। और तैयार करेंगे कैसे? क्योंकि हम गंदी काम तो हम खुद कर रहे हैं। फैक्ट्री के जितने भी कचरे होते हैं हम पानी में बहा देते हैं। हाँ, जितने भी अगर मवेशी मर जाए तो उन्हें क्या करते हैं? हम पानी में फेंक देते हैं। कोई आदमी मर जाए उसे भी पानी में हम फेंक देते हैं। तो क्या यह पुनः चक्रण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर चलेंगे फिर कि बिहार में 3 परियोजना अभी चल रहा है प्रेजेंट में। एक कौन सा परियोजना है? सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। ये तीनों परियोजना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस तीनों परियोजनाओं को जो है बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे। सोन नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना क्या है कि यह परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन और परियोजना तथा पहली परियोजना है। इसका विकास 1874 ईस्वी में किया गया था। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर तक है। यह पटना, गया, औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। अब देख लीजिए 1874 में जो सोन नदी परियोजना बना था वह जो है 130 किलोमीटर दूरी पर बना था, जहां पटना के पूरे शहर के लोग, गया के पूरे शहर के लोग, औरंगाबाद के पूरे शहर के लोग जो हैं उससे 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करते हैं पानी से। इसलिए जो है सोन नदी परियोजना का लाभ जो है बहुत ज्यादा है और हानि भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोन नदी परियोजना के तहत ही हमारे बिहार में जो है पटना, गया, औरंगाबाद में सबसे पहले बाढ़ आता है। उसके बाद जो है गंडक परियोजना, ये भी बहुत लाभदायक है और बहुत हानिकारक भी है कि यह परियोजना भारत की नदी घाटी की परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। इसकी कुल लंबाई 740 किलोमीटर लंबा है। यह चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर की सिंचाई होती है और सिंचाई भी होती है और बाढ़ में सबसे पहले यही लोग डूबते हैं। चंपारण के लोग सबसे पहले डूब जाएंगे, मुजफ्फरपुर के लोग डूबेंगे, दरभंगा के लोग डूबेंगे, वैशाली जुड़ लेंगे, समस्तीपुर, उसके बाद जो है छपरा सीवान डूबता है। तो इनका लाभ भी है तो इनका हानि भी साथ में है। उसके बाद कोसी परियोजना क्या है कि भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए जाना जाता है, इस कारण इसे बिहार की शोक भी हम कहते हैं। इसका निर्माण 1954 ईस्वी में किया गया। इसकी लंबाई 1140 मीटर लंबा है। जिला कौन कौन सा इसमें पड़ता है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुंगेर, ये भी बाढ़ ग्रसित जो है जिले हैं और बहुत ज्यादा यहाँ खेती भी होती है। इसके फायदे भी हैं क्योंकि प्रयुक्त मात्रा में उन्हें जल मिल जाता है और प्रयुक्त मात्रा में जब उन्हें जल मिलता है तो सिंचाई वो अच्छे ढंग से कर लेते हैं और प्रयुक्त मात्रा में जब जल उन्हें हो जाता है तो बाढ़ आ जाता है। तो दोनों इनके लिए फायदा है और घटी भी है। ठीक है, चलिए यहाँ टॉपिक पे थोड़ा सा ये नोट करके रखेंगे कि बिहार को चावल का कटोरा नाम से भी जाना जाता है। बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो चावल का कटोरा। इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए कि जल संसाधन के क्या क्या उपयोग हैं। जल संसाधन के क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है जिसके विविध उपयोग हैं। जैसे पहला है पेयजल, पीने योग्य पानी, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग में, स्वच्छता में, अग्निशामक में, मलमूत्र विसर्जन में। इस सभी के लिए जो है हमारे लिए जल उपयोग है। पानी पीना है हमारे लिए तो जल उपयोग है ही, घरेलू काम को करना है तो जल उपयोग है ही, सिंचाई करनी है तो जल का उपयोग करेंगे ही, उद्योग में जल का उपयोग करेंगे ही, स्वच्छता के लिए जल का उपयोग करेंगे, अग्निशामक आग लग गई तो आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग करेंगे, मल मूत्र विसर्जन करते हैं हम पर डे तो उनके लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक है। अब उसके बाद अगला रखा गया है क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय जल विवाद का क्या कारण है। अंतरराज्यीय जल विवाद का कारण क्या है। अंतरराज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य में से दूसरे राज्य, उसे बोलते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद। यानी एक से अधिक राज्य से होकर, एक से अधिक राज्य से होकर बहने वाली बड़ी नदियों पर जब स्रोत के निकट ऊपरी भाग में बांध बना दिया जाता है, तब शेष राज्य की नदी घाटियां में जल का अभाव हो जाता है, जिससे जल संकट उत्पन्न हो जाता है। यही अंतर जो है राज्य जल विवाद के मूल कारण है। यानी कि इसके कारण क्या होंगे कि नदियों के ऊपर, नदी के ऊपर जो है बड़े बड़े बांध जो है बना दिए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ नीचे की जो राज्य हैं, नीचे की ये जो राज्य हैं, उनमें पानी अच्छे ढंग से प्रवेश नहीं कर पाती है। और प्रवेश नहीं कर पाएगी तो उनमें खेती नहीं हो पाएगी, अच्छे ढंग से खेती नहीं हो पाएंगी, पानी की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है जल संकट उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के प्रमुख कारण। अब देखेंगे यहाँ भारत के नदियों के प्रदूषण के मुख्य कारण का वर्णन करें। देखिए, भारत में प्रमुख नदियां के प्रमुख प्रदूषण होने के कारण क्या क्या है। तो देखिए, निकटवर्ती शहरों से नगरीय क्या भेजा जाता है भाई, कूड़ा करकट नदी में गिराया जाना, ये सिंपल बात है। 2 नंबर रखा गया, नदियों के किनारे बसे औद्योगिक कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट एवं रसायनों को नदी में बहा देना, मृत जीवों को नदियों में फेंक देना। तो इसीलिए तो है प्रदूषण हो जाता है जल, यही कारण है तो जल प्रदूषित हो जाता है। भारत की नदियों को प्रदूषित होने की प्रमुख कारण है कि कूड़ा कंकड़ को उसमें फेंक देना, औद्योगिक कारखाने में उसके रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उसे उसमें फेंक देना, गिरा देना, अपशिष्ट पदार्थ गिरा देना, मृत जीवों को नदियों में फेंक देना। तो इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए जो है नदी हमेशा प्रदूषित ही रह पाती है। आगे रखा गया है कि जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या है, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, वर्तमान समय में जल संकट दिन प्रतिदिन जो है गंभीर होती जा रही है। उपलब्ध जल न केवल सीमित है बल्कि इसका अधिकांश हिस्सा प्रदूषित भी है, जो कई बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। जल संरक्षण के लिए 3 मुख्य उपाय किए जा सकते हैं। अब 3 उपाय कौन कौन से किए जाएंगे जो आगे हमें पढ़ना है, तो यहाँ देखेंगे जल संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जो हमें जो है जल से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और दिक्कत क्यों हो रही है कि तरह तरह की बीमारी जो है फैल रही है। तो पहला हम काम करेंगे कि भूमिगत जल स्तर को बनाए रखना। भूमिगत जल स्तर क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान देंगे कि भूमिगत जल स्तर ही नलकूपों को गांवों, शहरों और खेतों में जल का स्रोत है। इसके स्तर को बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता होगी। देखिए, भूमिगत जल को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज को उपाय करना होगा, क्या कि वृक्षारोपण ज्यादातर से ज्यादातर लगानी होगी। ये वृक्ष जो है हमें ज्यादा लगानी होगी, जिससे बारिश होगी, और बारिश होगी तो भूमि में छोटे मोटे गड्ढे जो हैं उससे भर जाएंगे, छोटे मोटे गड्ढे जो है भर जाएंगे, जिससे हमें सिंचाई करने में क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज्यादातर शहर हो या गांव हो, नलकूप की अगर व्यवस्था करेंगे तो शायद पानी को सेव किया जा सकता है। उसके बाद जल संभर प्रबंध। जल संभर प्रबंध क्या होता है बेटा, कि किसी एक सहायक नदी की द्रोणी को जल संभर कहा जाता है। इसके प्रबंधन हेतु नदी द्रोणी क्षेत्र में उद्यान, कृषि जल, कृषि वृक्षारोपण कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि नदियों के द्रोणी को जल, यानी नदी में जो बाहरी जल है उन्हें क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। और उनके इकट्ठा करने से जो है क्या होगा, हमें कृषि करते हैं यानी खेती जब हम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से जो है हम पौधे, आसानी से जो है फसल को उगा सकते हैं। तो इसलिए वृक्षारोपण भी कार्य जो करना चाहिए ताकि बारिश हो और हमें जल संभर से उपलब्ध हो सके और उससे जो है हम निपटारा आराम से पा सके। तकनीकी उपाय क्या होना चाहिए, तो तकनीकी उपाय के अंतर्गत वैज्ञानिक आधुनिक उपायों के अमल में लाने की जरूरत है। ऐसे उपायों को ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, फुहार इत्यादि तरीकों का पुनः उपयोग में लाकर बनाए रखना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे हम
कि ड्रिप सिंचाई क्या होती है। आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि एक सपोज मानिए कि एक आपके पास बोतल है और उस बोतल में एक छेदा कर दीजिए इतना सा, और उस छेदे में जो है छोटा सा एक पंप गोला सा एक लगा लीजिए, उसमें छोटे छोटे जो है छिद्र कर दीजिए, और उस छिद्र के माध्यम से अगर उसमें पानी आप डालते हैं तो वही होता है क्या, ड्रिप सिंचाई। अब देखिए लिफ्ट सिंचाई क्या होती है, कि लिफ्ट सिंचाई वही होती है कि छोटे छोटे आकार में, छोटे छोटे क्या होते हैं आकार में जो है हम पानी को रखकर सिंचाई करें। और सूक्ष्म फुहारा क्या होता है, फुहारा तो समझते होंगे कि जैसे झरना आपने देखा होगा, झरना झरना तो आप देखे होंगे, और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिस वजह से जो है सिंचाई की जाती है, तो पानी की भी कम बचत होगी और जो है सिंचाई भी अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो यही जो है तकनीकी उपाय किया जा सकता है। अब जो है आप लोगों का आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर जो है नेक्स्ट डे आपसे हम